अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू कहानी लाइफ में आपका खुश आमदीद। बेहतरीन कहानियाँ नॉवेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पहले क्यों एहसास नहीं हुआ मिसेस चाहत मूसा हैदर, तुम्हें सुधारने का ये तरीका तो सबसे बेस्ट है। फूफो का लहजा चाहत के लिए बहुत सख्त था और ना तो वो सीधे मुँह इससे बात करती थी और ना इसकी बात को कोई अहमियत देते थे, बल्कि घर का सारा काम चाहत ही करती थी। इसके यहाँ आते ही सभी मुलाजमों को घर से फारिग कर दिया। चाहत जानती थी ये सब कुछ दिनों के लिए है, जैसे ही इद्दत पूरी होगी वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन फूफो का अंदाज इसे बहुत हर्ट कर रहा था। जबकि आज तो फूफो ने हद कर दी। आज कैफ को गुजरे 10 दिन हुए थे जब फूफो ने इसे कैफ के कमरे से निकाल दिया और इसका सारा सामान सर्वेंट क्वार्टर में फेंक दिया। आज से तुम यहीं रहो, तुम्हारी मनहूसियत की मेरे घर में कोई जगह नहीं। खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे के कमरे में पैर भी रखा, मेरे बेटे को खा गई हो। अब और क्या चाहती हो? हर रोज़ इसे सख्त सख्त अल्फाज कहती। आज 10 दिन से वो ये सब कुछ सुन रही थी। आए दिन फूफो का लहजा सख्त से सख्त होता जा रहा था, लेकिन चाहत ने कभी किसी से शिकायत ना की। वो जानती थी कि इसकी फूफो का बेटा इनसे अलग हुआ है, जो इन्हें बहुत अजीज़ था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो शख्स चाहत के लिए भी अजीज़ था। वो बचपन से इसके लिए इसका बेस्ट फ्रेंड था और जब हमसफ़र बना तो इसे छोड़ कर चला गया। बेशक वो माँ थी, लेकिन वो भी तो एक दिन की दुल्हन थी। अगर चाहत इनकी तकलीफ़ को समझ रही थी तो आखिर वो चाहत की तकलीफ़ को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही थी? अंकल हर रोज़ ही इससे फूफो के रवैये की माफ़ी मांगते, लेकिन वो यही कहती कि इन सब बातों को दिल में नहीं लेती, क्योंकि वो जानती थी इसकी फूफो इस वक्त बहुत उदास है। जब इन्हें एहसास होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे यहाँ पे रहते हुए 1 महीना हो चुका था। 2 बार बाबा मिलने के लिए आए, लेकिन फूफो ने ये कह दिया कि वो बिज़ी और इसे मिलने ना दिया। अभी भी वो किचन में सारा काम ख़त्म करके किचन साफ़ कर रही थी जब फूफो ने कपड़ों का ढेर ला के इसके सामने रख दिया। सारा दिन फारिग बैठी रहती हो तुमसे इतना नहीं होता कि ये कपड़े धो दो? इसके लिए भी तुम्हें कहना पड़ता है, ये घर के काम है, तुम्हारा फ़र्ज़ है करना। जल्दी से उठा के ले जाओ इन कपड़ों को। चाहत को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही फूफो हैं जो कल तक इस पे जान छिड़कती थी, जो कल तक फूफो को अपनी बेटी लग रही थी। इसे अपने आप से एक अजीब से नफ़रत होने लगी थी। फूफो का रोज़ रोज़ कहना कि वह मनहूस है, इसकी वजह से कैफ दुनिया से चला गया। इसे भी यही लगने लगा था कि कैफ इसी वजह से दुनिया से चला गया। मैं आपको दुनिया की नज़रों से देखने लगी थी। कभी कभी इसका दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चली जाए, लेकिन यह भी इतना आसान ना था। कपड़ों को धोते धोते इसे शाम हो गई। वो थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती थी। बिना आराम किए ही शाम के खाने की तैयारी करने लगी। सैफ को अपनी माँ का रवैया अच्छा नहीं लग रहा था। जो कुछ भी हुआ इसमें चाहत का कोई कसूर ना था, लेकिन इसकी माँ सिर्फ और सिर्फ चाहत पर इल्ज़ाम लगा रही थी। वो अपनी माँ को समझाना चाह रहा था कि जो कुछ भी हुआ इसमें चाहत की कोई गलती नहीं, बल्कि इसके भाई की ज़िंदगी इतनी ही थी। अभी भी चाहत को मुलाजमों की तरह काम करते देख इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कह सकती। सुबह मूसा वक्त पे आ गया और उसे साथ चलने का कहा। पहले तो चाहत परेशान सी थी। इसकी शक्ल देखने लगी कि आखिर वो इसे अपने साथ चलने को बोल रहा है, लेकिन फिर मूसा ने इसकी अकल पर मातम करते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कल तुम्हारी अम्मी के यहाँ जाना है, इसलिए मैं आया हूँ। तो चाहत कुछ शर्मिंदा हुई, लेकिन मूसा का बताने का तरीका भी कुछ ऐसा ना था कि वो खुशी खुशी इसके साथ चल दे। पहले तो चाहत का दिल किया कि इसके मुंह पर इनकार दे मारे, लेकिन अम्मी के पास जाना भी ज़रूरी था, इसलिए अपने अना को अपने पैरों के नीचे कुचलती तैयार होने चली गई। मैडम, तुम रुखसत होकर इस घर में आ चुकी हो, मज़ीद तुम्हें तैयारियां करने की ज़रूरत नहीं, वो लोग तुम्हें रुखसत करवाने नहीं आएंगे। मूसा ने इसकी तैयारी पर चोट करते हुए कहा, सिर्फ बाल ही बना रही हूँ, कोई दुल्हन नहीं बन रही। चाहत ने भी लगी लिपटी रखे बगैर कहा, अब ऐसी किस्मत कहाँ कि तुम मेरे लिए दुल्हन बनो। सर्द आह भर के गाड़ी की चाबी उठा के बाहर निकल आया, जबकि इसकी बात पर चाहत के गाल लाल हो गए। सुबह सैफ की आंख खुली तो देखा चाहत रोज़मर्रा के काम निपटा रही थी। इसे चाहत पे बेसाख्ता तरस आया। कल तक जो लड़की हर किसी को इसकी औकात में रखती थी, आज इसकी अपनी क्या औकात थी। सैफ नीचे आया तो चाहत ने अपना मुंह अपने दुपट्टे से ढांप लिया, क्योंकि इसकी फूफो का कहना था कि जब तक इसकी इद्दत पूरी नहीं होती तब तक वो किसी के सामने नहीं आ सकती। जबकि सैफ को इसका इस तरह से पर्दा करना बहुत अजीब लगा। वो कहाँ इससे पर्दा करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो सैफ के सारे काम अपने हाथों से ही करती थी। चाहत, प्लीज़ मेरे सामने ये पर्दा करने की ज़रूरत नहीं, सैफ ने चिढ़ कर कहा। सैफ, ये सब कुछ मेरे लिए ज़रूरी है जब तक मेरी इद्दत पूरी नहीं हो जाती। तुम कोशिश करो मेरे सामने ना आओ। मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैं इद्दत सही तरीके से पूरा करना चाहती हूँ।
चाहत ने ठहर ठहर के इसे समझाने की कोशिश की, मगर इसकी बात पर सैफ मजीद चिढ़ गया। कौन सी इद्दत चाहत, तुमने कौन सा मेरे भाई के साथ शादी के बाद वक्त गुजारा है जो तुम इद्दत पर बैठ जाओ? सैफ ने गुस्से में बोला। हमने वक्त नहीं गुजारा सैफ, लेकिन मैं इनकी बीवी हूँ और इन्हीं के नाम पे रुखसत होकर इस घर में आई हूँ, और तुम अब ये मौजू मत छेड़ो। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ, इस मौजू पर हम और कोई बात नहीं करेंगे। बस इतना कह के चाहत अंदर चली गई, इसके लिए नाश्ता बनाने लगी। लेकिन वो कहाँ चुप बैठने वाला था, फिर से पूछने लगा, चाहत तुम्हारी इद्दत कब पूरी होगी? आखिर कब तक वो इससे इस तरह गुलामों की तरह काम करते देखता? कैफ के मरने से पहले इसके घर में 6 मुलाजिम काम करते, लेकिन इस वक्त इस घर की मुलाजिम सिर्फ और सिर्फ चाहत ही थी। इसे सबसे ज़्यादा गुस्सा चाहत पे आता था। आखिर वो अपने हक में आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे इस घर से भेजना चाहते हो? चाहत ने मुस्कुराते हुए अपना गम छुपाने की कोशिश की, जाने लगी। वो इसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन इसके लहजे में इसकी हल्की सी मुस्कुराहट पे महसूस की। वो इसके सामने नाश्ता रखने लगे जब सैफ ने इसका हाथ थाम लिया, लेकिन इसका हाथ थामते ही सैफ को जैसे झटका लगा। वो बुखार में बुरी तरह से तप रही थी, लेकिन फिर भी अपना काम कर रही थी। चाहत, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, इसने परेशानी से चाहत को कहा। जबकि अपने कमरे से निकली किरण जब से कैफ की वफात हुई थी, ये दिन अपने घर में वापस ना गई थी। ये मंजर देख के जल उठी। ओह, तो अब मैं समझी तुम यहाँ क्यों रह रही हो। मतलब कैफ आई नहीं तो अब तुम सैफ के पीछे पड़ गई हो। किरण ने अपने दिमाग के ऐन मुताबिक बात की, जबकि इसकी बात सुनकर सैफ ने फ़ौरन ही इस पर हाथ जोड़ दिया। किरण, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे लगता है इसे हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। सैफ ने किरण को वजाहत देना ज़रूरी समझे, क्योंकि जब भी ये लड़की इससे नाराज़ होती तो सीधी तरह से राज़ी नहीं होती थी, और अब जब इनकी शादी इतनी करीब थी वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो भी था इस लड़की को चाहता था। बस करो सैफ, मेरे सामने ये सारे ड्रामे करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम दोनों मेरे नाक के नीचे क्या कर रहे हो। मैं सब कुछ देखती हूँ। किरण, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम बेकार में वहम पाल रही हो। इसकी तबीयत ख़राब है, मैं बस इसे देखने आया था। कैफ ने इस सारे वाक़ये से चाहत को हटाने की कोशिश की। ये सब कुछ तो अब खाला पूछेंगी और ये मैडम अपने मुंह से बोलेगी। किरण ने पीछे से आती फूफो की तरफ इशारा करते हुए कहा। फूफो जो पहले ही इसे जलील करने का कोई मौका हाथ से न जाने देती थी, यकीनन आज भी वो ऐसा ही करने वाली। चाहत अपने आप को मनहूस कहलवाने के लिए तैयार थी, लेकिन अपने किरदार पे उंगली उठाने की इजाज़त किसी को नहीं देती थी। इसे पता था कि आज इसके किरदार को भी दागदार किया जाएगा। फूफो, जैसा समझ रही हैं आप वैसा कुछ नहीं। चाहत ने पहले सफाई देने की कोशिश की, लेकिन फूफो का हाथ इसका मुंह बंद कर गया। फूफो ने इसकी बात सुने बगैर थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा थी। वो पहले ही समझ सकती थी कि जब भी इस पे कोई इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो इसका कोई यकीन नहीं करेगा, और ऐसा ही हुआ। आज पूरे घर के सामने इसकी इज्जत दो कौड़ी कर गया। इसे लगा कि शायद आज इसे इस घर से इल्ज़ाम लगा के निकाल दें, लेकिन ऐसा ना हुआ। आखिर फ्री की नौकरानी कौन जाने देता है। मूसा चाहत को इसकी अम्मी के घर लेकर आया, और यहाँ पर सबके सामने वो ऐसे ज़ाहिर कर रहा था जैसे इन दोनों में सब कुछ ठीक है। और तो और उसने चाहत का हाथ एक सेकंड के लिए भी ना छोड़ा। चाहत को तो कुछ देर के लिए अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा, लेकिन चाहत को पता था ये आदमी इसे जितनी जल्दी आसमानों पर बैठाता है इतनी ही जल्दी ज़मीन पर लाकर फेंकता है, और अब वो ऐसा ही करने वाला है। अम्मी के घर सारा दिन वो इसके साथ चिपका रहा, और फिर शाम को जब अम्मी ने इसे कहा कि वो यहीं रुक जाए तो मूसा ने कहा कि वो इसके बगैर इसे नींद नहीं आएगी। इसे इसकी आदत हो गई है, इसके बगैर घर वीरान हो जाता है। वैसे तो वो सीधे मुंह बात नहीं करता था, और यहाँ पर इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा था। चाहत का दिल किया कि अपने लंबे लंबे नाखूनों से इसका चेहरा बिगाड़ दे, लेकिन अब पूरे ख़ानदान में इसका शोहर हैंडसम के नाम से मशहूर था, जिसकी वजह से वो ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं रखती थी। लेकिन आज मूसा ने इसकी इज्जत रखी थी, इसे बहुत अच्छा लग रहा था। मूसा इससे बात नहीं करता था, लेकिन अम्मी के घर इसने बिल्कुल ये बात महसूस ना होने दी। आज पहली बार चाहत को दिल से अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। इसने मूसा के साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी वो इसकी इज्जत पे आँच नहीं आने दे रहा था। इस वक्त भी वो दोनों वापसी पर घर जा रहे थे जब मूसा ने अचानक ही गाड़ी रोक दी। क्या हुआ मूसा, गाड़ी क्यों रोक दी? चाहत ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है। मूसा ने बस इतना ही कहा और गाड़ी से निकल गया। मूसा और आइसक्रीम, इसे खैरियत हुई? मूसा का हमेशा से कहना था कि वह बच्चों जैसे कोई शौक़ नहीं पालता, और इसमें आइसक्रीम खाना सबसे बड़ा शौक़ बच्चों वाला था।
آج نہ یاد آیا بچوں والا شوق، جھوٹے منہ ہی پوچھ لیتے کہ ساتھ چلو میرے۔ چاہت منہ بسوڑ کے بیٹھ گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد موسیٰ گاڑی میں واپس آ کر بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 آئس کریم تھی۔ چاہت ایک پل کے لیے خوش ہو گئی، لیکن موسیٰ نے اس سے پوچھنے کی زحمت کیے بغیر اپنا آئس کریم کھولا اور کھانے لگا، اور دوسرا اس نے سامنے رکھ دیا۔ چاہت اسے اٹھا کے اپنی بے عزتی کروانے سے رہی، اس لیے خاموش ہو کر بیٹھی رہی۔ اب کیا آئس کریم کھانے کے لیے بھی اسپیشل انویٹیشن دینا پڑے گا؟ موسیٰ نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، جبکہ چاہت کا دل چاہا کہ اسے منع کر دے، لیکن فی الحال وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے آئس کریم اٹھائی اور مزے سے کھانے لگی۔ چاہت کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ سیف اس کے بعد گھر چھوڑ کر چلا گیا اور اب تک واپس نہ آیا۔ اسے گئے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ مرد تھا، اپنی مرضی چلا سکتا تھا، گھر چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ وہ جاتی بھی تو کہاں؟ ایک دن اسے کسی نے بات نہ کی، دوسرے دن پھر سے وہی سب کچھ شروع۔ صبح ہی کہہ دیا، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ آخر ایسا کون سا جادو چلایا ہے تم نے اس پر؟ پہلے اپنے حسن کے تیر چلا کے تم نے میرے بڑے بیٹے کو گھائل کر کے اس کو مار دیا، اب دوسرے بیٹے کو مارنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ آخر چاہتی کیا ہو تم، منحوس لڑکی؟ آئے دن تانے، آئے دن ذلت برداشت کرتے کرتے وہ تھک چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بابا نے آج آ کر بتایا کہ سیف کو نوکری مل گئی ہے۔ آپ کا سیف سے رابطہ ہے؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ بابا بس اتنا کہہ کے غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ اس دن کے بعد بابا بھی پھپھو سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے تھے، اور اس بات کا الزام بھی پھپھو نے اسی پہ ہی لگایا تھا کہ وہ ان کے گھر آگ لگا رہی ہے، جبکہ بابا کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی کچھ دن کے مہمان ہے ہمارے گھر میں، اسے عزت سے یہاں رہنے دو، کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ لیکن یہ ساری باتیں پھپھو کو کون سمجھاتا؟ وہ تو پتہ نہیں کون سی دشمنی نکال رہی تھی اس سے۔ آج انہیں کسی شادی پر جانا تھا، جبکہ کرن نے انکار کر دیا۔ کرن کو بس موقع چاہیے تھا اس پہ الزام لگانے کا، آتے جاتے اس پہ تانے کستی، یا پھر پھپھو کے کان اس کے خلاف بھرنے لگتے۔ اب ان سب باتوں سے چاہت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے یہ سب کچھ سہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ موسیٰ ڈیوٹی سے لوٹا، آج کل اس کی نائٹ ڈیوٹی لگی تھی۔ وہ اکثر صبح 4 بجے گھر واپس آتا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو چاہت بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ چاہت پہلے بھی اسے بہت عزیز تھی، لیکن نہ جانے کیوں اب اسے وہ اپنے دل کے اور بھی قریب لگنے لگی تھی۔ وہ آ کے اس کے برابر لیٹ گیا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ چاہت چیخ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، جبکہ پورا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کیا ہوا چاہت؟ وہ فوراً اس کے قریب آیا، شاید وہ خواب میں ڈر گئی تھی۔ موسیٰ کا سہارا پا کر فوراً اس کے گلے لگ گئی۔ موسیٰ، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، میں نے کیف کو اپنے خواب میں روتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بہت رو رہا ہے۔ وہ بہت رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم نے میری آخری خواہش پوری نہیں کی۔ موسیٰ، ان کی آخری خواہش تو میری آپ کے ساتھ شادی تھی نا، تو وہ پوری ہو گئی۔ وہ کون سی ان کی آخری خواہش تھی؟ وہ کیوں رو رہے تھے؟ موسیٰ، انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں خوش نہیں؟ آخر وہ کیوں رو رہے ہیں؟ موسیٰ، چاہت روتے روتے اس کے سینے سے لگی۔ چاہت، تم پانی پیو۔ موسیٰ نے سائڈ ٹیبل سے اس کے لیے پانی کا گلاس بھرا اور اسے زبردستی پلانے لگا۔ کچھ نہیں ہوا چاہت، تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، تم بس خواب میں ڈر گئی۔ موسیٰ نے اس کے ہاتھوں سے گلاس لیتے ہوئے واپس رکھا۔ یہاں لیٹ جاؤ، تم سونے کی کوشش کرو، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اسے زبردستی بیڈ پر لٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ موسیٰ آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگا اور کچھ حد تک اسے پرسکون کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن سوتے ہوئے بھی وہ کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔